हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे। एक आरसी लिया है मैंने, आपके क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का है, तो डिस्कस करेंगे आरसी को और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और अप्रोच, जो मेन चीज़ होती है अप्रोच, वो सीखेंगे। तो जब भी आरसी की बात होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि पैसेज पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस को देख लें, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही हम कुछ कीवर्ड्स भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। मे बी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो जिसमें कुछ कीवर्ड हो, तो कीवर्ड हम यहाँ पे पैसेज में से मैच कर लेंगे, हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स एन एलिमेंट ऑफ अ परफेक्ट सेटिंग टू राइट समथिंग डाउन। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट एक परफेक्ट सेटिंग बनाता है किसी चीज को राइट यानी लिखने के लिए। मतलब परफेक्ट सेटिंग कहने का क्या मतलब है कि एक परफेक्ट आपको इन्वायरमेंट देता है, कंडीशंस क्रिएट करता है जहाँ पे आप आराम से बैठे कुछ लिख सकते हो। तो वो कौन सी चीजें हैं इनमें से जो ये कंडीशन, ये इन्वायरमेंट, ये सेटिंग बनाती है। ठीक है, तो जहां भी हमें परफेक्ट सेटिंग की बात होगी, जहां भी ऑथर परफेक्ट सेटिंग या लिखने की बात कर रहे होंगे, ठीक है, सेटिंग की पर्सपेक्टिव से, तो वहां से हमें ये आंसर मिल जाएगा। कीवर्ड क्या है? परफेक्ट सेटिंग, राइट समथिंग डाउन। ठीक है, पता है कहां से करना है हमें, जहां भी ये चीज मेंशन होगी वहां से हम इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आरसी ऐसे ही सॉल्व होता है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जब आरसी को पढ़ रहे होते हैं तो जहां भी हमें क्लिक करता है कि ये चीज क्वेश्चन में पूछी गई है और इसका डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर जरूर मिलेगा मुझे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द ऑथर व्यू द एक्ट ऑफ राइटिंग इन द पैसेज। ऑथर जो एक्ट ऑफ राइटिंग है, जो लिखने का जो काम है, कुछ भी लिखने का जो काम है, उसको ऑथर किस तरह से देखते हैं, उनके लिए वो काम क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ भी जहां भी ऑथर के पर्सपेक्टिव की बात हो रही होगी पैसेज में, जहां पे वो ये बता रहे होंगे कि उनके लिए एक्ट ऑफ राइटिंग क्या है, या इससे रिलेटेड कहीं भी बात हो रही होगी, हमें वहां पे पता चल जाएगा कि आंसर हमें वहीं से मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एक्ट ऑफ राइटिंग है। द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डिजायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पैसेज। अब यहाँ पे ऑथर के डिजायर की बात की गई है। पूछ रहा है कि ऑथर ने पैसेज में किस चीज का डिजायर, यानी किस चीज की मतलब एक तरह से डिजायर क्या होता है कि आप किसी चीज को चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए, तो किस चीज की चाहत को ऑथर ने एक्सप्रेस किया है, ठीक है, कन्वे किया है पैसेज में। तो जहां भी इसकी बात होगी हम आराम से उधर देख के आंसर कर देंगे। In the passage, the author refers to some paths as meant to be forgotten and some lanes as not worth walking again. What is the tone of this reflection? ठीक है, क्या कह रहा है कि पैसेज में ऑथर ने कुछ पार्ट्स की बात कही है, ठीक है, और क्या बताया है कि पार्ट्स कैसे हैं? दे आर मेंट टू बी फॉरगॉटन, मतलब वो पार्ट्स भूलने के लिए ही बने हैं, उनको भुला देना ही सही है। मतलब कुछ रास्तों की बात कही है ऑथर ने कि उन रास्तों को भुला देना ही अब सही है। एंड सम लेन्स एज नॉट वर्थ वॉकिंग अगेन। उसके बाद लेन्स भी वही होते, रास्ते ही होते। तो यहाँ पे और भी रास्तों की बात कही है ऑथर ने कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे दोबारा चलना, उन रास्तों पे दोबारा जाना वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करते हुए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ऑथर पास्ट की चीज को, पास्ट के एक्सपीरियंस को वो रिमेंबर कर रहे, सोच रहे। तो ये सोचते हुए उनका टोन क्या है, मतलब उनका मूड क्या है, क्या कौन से इमोशंस है जो उनके अंदर आ रहे हैं, ये सोचते हुए। तो जहां भी इस चीज का मेंशन होगा वहां से हम ऑथर के मूड को फाइंड आउट कर लेंगे कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या इमोशंस चल रहे हैं उनके अंदर। अब एक वोकैब का क्वेश्चन आ गया है। वल्नरेबल का फादेस्ट इन मीनिंग पूछ रहा है। देखो, जब भी ये वर्ड हो ना फादेस्ट, तो इसका मतलब होता है एंटोनिम। ठीक है, फार्थेस्ट मतलब इसके मीनिंग से सबसे दूर वाला मीनिंग कौन है। तो जैसे जैसे वर्ड की मीनिंग से कोई मीनिंग दूर चलती जाएगी, उससे अलग होती जाएगी, उसके ऑपोजिट होती जाएगी, तो यहाँ पे वल्नरेबल से सबसे दूर उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज वल्नरेबल है मतलब वो इजीली डैमेज हो सकती है या फिर हार्म्ड हो सकती है। ठीक है, अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑपुलेंट मीन्स रिच, ठीक है, वेल्दी, तो ये तो उसका नहीं है एंटोनिम। रेजिलिएंट मीन्स जो नॉट इजीली अफेक्टेड हो, और रिकवरिंग
ईजिली, मतलब अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से या तो वो ईजिली अफेक्ट होता ही नहीं है, ईजिली वो नहीं उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन के आगे, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसको ज़्यादा हार्म नहीं कर पाती है, जल्दी हार्म नहीं कर पाती है, जल्दी डैमेज नहीं कर पाती है, वो झुकता नहीं है, या तो अगर हार्म हो भी जाता है वो तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, तो उसको हम रेजिलिएंट कहते हैं। तो ये है उसका एंटोनिम। कैसे? वल्नरेबल क्या होता है? जो बहुत ईजिली डैमेज हो जा रहा है, बहुत ईजिली हार्म कर दिया जा रहा है। बट रेजिलिएंट कौन है? जिसको ईजिली हार्म नहीं कर सकते, जो जैसे ही गिरता है वैसे ही वो दोबारा उठ खड़ा होता है। ठीक है। इमेजिनरी मीन्स नॉट रियल, जो आपके इमेजिनेशन में हो, ठीक है, फिक्शनल हो, आपके सोच में, आपके माइंड में है जो। रेयर मीन्स आप कह सकते हो नॉट इजीली फाउंड, नॉट कॉमन, जो चीज आसानी से ना मिले उसको रेयर कहते हैं। परसुएडेड मीन्स कन्विंस्ड या फिर इन्फ्लुएंस्ड। देखो, परसुएड करने का मतलब क्या होता है कि अपनी बात मनवाना कुछ करने के लिए किसी को। अब सामने वाला पर्सन मान गया तो वो परसुएडेड हो गया, कन्विंस्ड हो गया, ठीक है, आपकी बात को मान चुका है वो। तो यहाँ पे क्या था? हमारा आंसर था रेजिलिएंट, बाकी के ऑप्शंस हमारे गलत थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वल्नरेबल का, देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी इसलिए हो गया क्योंकि वल्नरेबल का एक ही मीनिंग था और उसका एक ही यहाँ पे एंटोनिम दिया था, या कोई वर्ड जो वल्नरेबल से रिलेटेड है, जैसे रेजिलिएंट वल्नरेबल के उल्टा है, उसका एंटोनिम है। ठीक है। अगर एक ऐसा कोई वर्ड हमें मिल जाए जिसके ऑप्शंस में उससे रिलेटेड एक से ज़्यादा वर्ड है, फिर हमें पैसेज पढ़ना पड़ता है और पैसेज में वो वर्ड कैसे यूज़ हुआ है वो देखना पड़ता है। बट यहाँ पे वी वर लकी कि एक ही वर्ड था जो उससे किसी भी वे में रिलेट कर पा रहा था। एक और है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटाइसिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है। इंटाइसिंग के नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब जो उसके करीब है, मतलब सेम है, सेम मीनिंग वाला, यानी कि सिनोनिम की बात हो रही है। इंटाइसिंग इज अट्रैक्टिव, कोई चीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप अट्रैक्ट हो जा रहे हो, उसको पाना चाहते हो या उसकी तरफ जाना चाहते हो, उसको जानना चाहते हो, उसको इंटाइसिंग कहते हैं। इसका हमें सिनोनिम फाइंड करना है। तो लेट्स सी क्या है। अल्यूरिंग क्या होता है? अल्यूरिंग इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, जो आपको अपनी तरफ खींचे, तो यही आंसर है हमारा। सीजिंग इज टेकिंग कंट्रोल, किसी चीज के ऊपर कंट्रोल ले लेना, जैसे किसी कंट्री, किसी फोर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, या फिर होल्डिंग समथिंग, चीज को पकड़ के रखना, उसको भी कहते हैं सीजिंग, होल्डिंग समथिंग। एक और मतलब होता है इसका कि कोई इलीगल सामान था, उसको आपने अपने कस्टडी में ले लिया, उसको भी सीजिंग कहते हैं। तो ये तो नहीं था इसका। हमिंग इज मेकिंग लो नॉइस, जैसे आप करते हैं ना, जैसे लिप्स बंद करके इसको हमिंग कहते हैं, तो हमिंग भी नहीं होगा। सपोर्टिंग इज हेल्पिंग, ये भी नहीं है। प्रोटेक्टिंग क्या होता है? सेफ गार्ड करना। प्रोटेक्ट तो वैसे भी बहुत इजी वर्ड है, किसी को बचाना, किसी का रक्षा करना, डिफेंड करना, उसको प्रोटेक्ट कहते हैं। तो सेफ गार्डिंग, ठीक है। एक वर्ड मेरे माइंड में आया अभी, डिफेंडिंग भी होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है। चलो अब आते हैं पैसेज पे, पैसेज को ही पढ़ लेते हैं साथ में, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। क्या है? The aroma of cardamom is so strong, it does not just fill the nostrils but makes you remember that beautiful midsummer evening when you had this cup of tea in one hand and a sheet of handmade paper in the other. ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो अरोमा है, जो खुशबू है किसकी? कार्डमम की, इलायची की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सिर्फ आपके नॉस्ट्रिल्स में ही नहीं जाती है बट आपको वो कुछ याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? वो ब्यूटीफुल इवनिंग मिड समर का, यानी समर मंथ्स के, मतलब समर चल रहा था, उस बीच के मंथ्स की बात है, एक ब्यूटीफुल शाम थी, उस शाम की याद दिलाती है आपको, जब व्हेन यू हैड दिस कप ऑफ टी इन वन हैंड एंड अ शीट ऑफ हैंडमेड पेपर इन द अदर, जब आपके हाथ में ये चाय की प्याली थी और एक पेपर था आपका, शीट ऑफ पेपर इन द अदर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम इन्फर करें तो ऑथर अभी क्या कर रहे हैं? वो चाय पी रहे हैं, चाय में क्या? इलायची है। तो जैसे वो चाय पी रहे हैं तो इलायची की खुशबू से उनको कुछ याद आ गया, उनको याद आ गया एक इवनिंग जो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, मिड समर की बात है, जब वो
यही चाय पी रहे थे और उनके हाथ में यही चाय थी और उनके हाथ में एक पेपर भी था। तो उस दिन का याद उनको आज इस चाय से आ गया। A lot of things were scribbled on that paper, the black ink enticing you to have a look. But no, some paths are meant to be forgotten, some lanes are not worth walking again. अब जो पेपर जो उनको याद आया कि उनके हाथ में जो पेपर था, उनको याद आ रहा है कि उस पेपर में बहुत कुछ लिखा था, ठीक है, बहुत कुछ लिखा था। तो एक तरह से उनके अंदर एक जागरूकता हो रही है, ठीक है, कि वो चीज़ वो चाह रहे कि जाके फिर से जाए उस पेपर को निकाल के देख ले कि क्या लिखा था उन्होंने। पर वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ पार्ट्स आर मेंट टू बी फॉरगॉटन, मतलब कुछ चीज़ों को भुला देना ही अच्छा होता है। पार्ट्स का यहाँ पे रास्ता उन्होंने कहा है, बट मेटाफोरिकली यूज़ किया है। कहने का मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको भुलाना ज़्यादा बेटर होता है। सम लेन्स आर नॉट वर्थ वॉकिंग अगेन, कुछ रास्तों पे दोबारा चलना सही नहीं होता। मतलब कि सेम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेम काम को जो उन्होंने पास्ट में किया है फिर से करना नहीं है उनके लिए, अभी बेटर नहीं है। तो एक क्वेश्चन था कि टोन क्या है यहाँ पे ऑथर का, इसी चीज़ की बात कही गई थी ना कि ये जो लाइन है आपकी, कौन सी लाइन, कि सम पाथ्स आर मेंट टू बी फॉरगॉटन, सम लेन्स आर नॉट वर्थ वॉकिंग अगेन। यहाँ पे ऑथर के स्टेट ऑफ माइंड को समझते हैं। ऑथर पहले तो क्या था, उनके हाथ में चाय थी, चाय में इलायची थी, इलायची की जो खुशबू आई तो उनको अपने पुराने दिन की याद आ गई, ठीक है, उसी दिन की जब वो यही उनके हाथ में यही इसी तरह की चाय का एक प्याला था और दूसरे हाथ में पेपर था, पेपर पे कुछ लिखा हुआ था। और वो शाम कैसी थी, शाम वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मिड समर की शाम थी, ठीक है। अब उनका मन कर रहा है कि वो जाके फिर से देखें, याद करे या जाके देखें कि उस पेपर में क्या लिखा था। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ चीज़ों को भुला देना ही अच्छा होता है, कुछ चीज़ों को दोबारा उस जगह पे जाना नहीं अच्छा होता है। मतलब वो चाह तो रहे हैं वहाँ पे जाना, उस चीज़ पे, उस पेपर पे क्या लिखा है उसको देखना, बट उनके अंदर ये चीज़ भी है कि नहीं, वो जाना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है दोबारा उस पेपर को देख के, उस पे लिखी चीज़ों को देख के वो हर्ट हो जाए, उनका जो दिल है वो टूट जाए फिर से। तो यहाँ पे क्या है कि वो थोड़ी सी सैड है, उनको ऐसा लग रहा है कि मन तो कर रहा है जाने का वहाँ पे कि फिर से उन यादों को जिया जाए, लेकिन चूंकि वो यादें अच्छी नहीं हैं, वो हर्टफुल यादें हैं, तकलीफ देंगी दिल को, तो वो खुद को मना कर रहे हैं और हमसे ये बता रहे हैं कि कुछ रास्तों पे ना चलना ही सही होता है, कुछ रास्तों को भुला देना ही अच्छा होता है। तो यहाँ से हमें उनका मूड पता चल गया क्या है। एक तो वो याद कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ उनको अच्छी लग रही है, बट वो थोड़े से सैड भी हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ज़्यादा याद करेंगे, उस जगह पे दोबारा जाएंगे तो उनको फिर से हर्ट मिलेगा, ठीक। तो कहाँ पे था वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। तो टोन क्या है, सबसे पहले इन वर्ड्स को समझते हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो, स्पेशली ऐसी चीज़ को पास्ट में जो आपके लिए आपको मन कर रहा है कि वो चीज़ फिर से हो, वो बहुत अच्छा मेमोरी है, आप उसको याद कर रहे हो और जैसे आप मेमोरी याद करते हो आपको मन करता है कि वो चीज़ दोबारा हो जाए। तो नॉस्टैल्जिक बिल्कुल मैच कर रहा है क्योंकि ऑथर भी याद कर रहे हैं उस दिन को, उस शाम को जब उनके हाथ में वो पेपर था, पेपर पे कुछ लिखा था और उनको मन भी कर रहा है पेपर को पे क्या लिखा था उसको याद करें, उसको जाके पढ़े, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिक तो मेलांकोलिक भी है क्योंकि सैड, मेलांकोलिक का मतलब क्या होता है, सैड, ठीक है, सैडनेस से रिलेटेड है। सैड भी है वो क्योंकि खुद को मना कर रहे हैं वहाँ ना जाने से, पता है कि सैडनेस ही मिलेगा वहाँ पे भी, दर्द ही मिलेगा, हर्ट ही मिलेगा। तो नॉस्टैल्जिक एंड मेलांकोलिक हमारा करेक्ट आंसर है। होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक हम नहीं कहेंगे। देखो होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक सेम ही होता है, आशावादी, कि पर्सन को ऐसा लगता है कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा, बट ऑथर होपफुल नहीं है। वो इस लाइन से ही पता चल रहा है कि जब वो कह रहे हैं कि कुछ रास्तों को भुला देना ही अच्छा होता है, मतलब वहाँ ना जाना ही अच्छा होता है, तो वो होपफुल नहीं है कि वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा उनको, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे गलत हैं। डिटैच्ड एंड इनडिफरेंट, देखो डिटैच्ड एंड इनडिफरेंट फिर से सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। दोनों का मतलब होता है कि कोई इमोशंस इन्वॉल्व ही नहीं है, ना तो वो सैड है, ना तो वो होपफुल है, ना तो वो खुश है, मतलब वो इनडिफरेंट है, मतलब कि उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो केयर ही नहीं करते। ये भी गलत होगा क्योंकि इमोशंस तो उनके अंदर हैं, नॉस्टैल्जिया के एंड सैडनेस के,
तो ये कहना कि इमोशंस ही नहीं है उनके अंदर, बिल्कुल बहुत गलत होगा। देखो रिजेंटफुल, बिटर, रिजेंटफुल क्या होता है कि आप गुस्से गुस्से में हो, रिजेंट कर रहे हो मतलब आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है तो आप गुस्से में हो। तो ऑथर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गुस्से में है, किसी को वो मतलब कर्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, किसी पे गुस्सा वो जाहिर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और एंग्री का भी मतलब वही होता है गुस्सा, और वेंजफुल मतलब कि रिवेंज लेना चाह रहे हैं, अब बदला लेना चाह रहे हैं, तो वैसा भी नहीं है कुछ यहाँ पे। हमारा आंसर था नॉस्टैल्जिक एंड मेलंकोलिक, जो हमें मिल गया। ठीक है, वापस से आते हैं पैसेज पे, देखते हैं आगे ऑथर ने क्या कहा है। आगे देखते हैं। A porcelain cup, an artist's sketchbook on the table, an ink pen, light rains outside, a perfect setting to write something down। यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं, एक पोर्सलिन कप है जो पोर्सलिन का बना हुआ है। पोर्सलिन क्या होता है, एक मटेरियल होता है, ठीक है, पोर्सिलिन या पोर्सलिन जो भी है, प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, बट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे है भी नहीं उतना इंपॉर्टेंट। एक आर्टिस्ट का स्केचबुक होता है टेबल पे, एक इंक पेन होता है, लाइट रेन्स आउटसाइड, बाहर क्या होती है, धीमी धीमी वर्षा, बारिश हो रही होती है। तो ये एक परफेक्ट सेटिंग बनाता है किसी चीज़ को लिखने का। कुछ याद आया, परफेक्ट सेटिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्या क्या मेंशन है, कप मेंशन है पोर्सिलेन का, आर्टिस्ट का स्केचबुक मेंशन है, इंक पेन मेंशन है, और लाइट रेन मेंशन है। देखते हैं कहाँ पे था, यही है। आर्टिस्ट का स्केचबुक मेंशन था, बिल्कुल मेंशन था, ठीक है। लाइट रेन्स भी मेंशन थी, पोर्सलिन कप भी मेंशन है, इंक पेन भी मेंशन है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही होता है, ऐसे ही हम कर सकते हैं कि हमने पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया, ठीक है, क्लर्क प्री लेवल का था तो मोस्ट क्वेश्चंस हमें कीवर्ड्स वाले ही मिल गए। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं आरसी को, हमें आंसर्स मिलते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। इट मे और मे नॉट हैव एनी मीनिंग बट इट इज स्टिल वर्थ पेनिंग। अब क्या कह रहे हैं कि सेटिंग तो बन गया है, इन्वायरमेंट तो बन गया है कुछ लिखने का, बाहर बारिश हो रही है, पोर्सलिन कप है, वहाँ पे स्केचबुक भी रखा है टेबल पे, इंक पेन भी है, तो पूरा सेटिंग तो बना हुआ है कि कुछ लिखने का मूड बना हुआ है। इट मे और मे नॉट हैव एनी मीनिंग बट इट इज स्टिल वर्थ पेनिंग। कहने का मतलब क्या है कि आप जो लिख रहे हो सकता है उसकी कोई मीनिंग ना हो, कोई इंपॉर्टेंस ना हो, कोई पर्पस ना हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर्पस हो या ना हो, मीनिंग हो या ना हो, उसको लिखना ही वर्थ इट है। आप बस लिख दो उसको, ठीक है, वो खुद में ही एक पर्पस होगा। नॉट अ बिग फैन ऑफ रेन्स बट आई डेफिनेटली लाइक टू लाइट अ स्मोक एंड ट्राई। अब ऑथर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो रेन्स उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो उतने बड़े फैन नहीं है बारिश के, लेकिन फिर भी वो लाइटर स्मोक, एक सिगरेट जलाना चाहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं। किस चीज़ का ट्राई करना चाहते हैं, लिखने की ही बात हो रही है तो लिखने का ही ट्राई करना चाहते हैं। बिलीव मी आई ट्राई माई बेस्ट टू एंजॉय द साउंड ऑफ ड्रिपिंग वाटर, द स्मेल ऑफ वेट सॉइल एंड क्लियर सराउंडिंग्स। यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर कि मेरा विश्वास करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं रेन को एंजॉय कर सकूँ, ठीक है। जो जब बारिश होती है तो जब पानी के टपकने की आवाज़ आती है उसको एंजॉय कर सकूँ, जब बारिश होती है तो जो गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है उसको एंजॉय कर सकूँ, और जो बाहर जो सराउंडिंग साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है बारिश से, उसको एंजॉय कर सकूँ, ठीक है। विथ ऑल द डस्ट सेटल डाउन द ग्राउंड हैज़ बीन लेफ्ट क्लीन एंड ग्रीन वेट एंड वल्नरेबल। अब क्या बता रहे हैं कि बारिश हो गई तो सारा डस्ट नीचे आ गया है, सेटल डाउन हो गया है, तो जो ग्राउंड है क्लीन हो गया है, हरा भरा हो गया है, गीला हो गया और वल्नरेबल हो गया है, क्योंकि जब गीली हो गई है तो ग्राउंड खराब हो सकती है, तो वल्नरेबल भी है वो, ठीक है। यहाँ पे एक है चीज़, द स्मेल ऑफ वेट सॉइल। द स्मेल ऑफ वेट सॉइल का एक वर्ड होता है, ठीक है, इसका एक वर्ड होगा जो आप सर्च कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वर्ड है। इसका मीनिंग होता है, वर्ड की मीनिंग क्या होती है, द स्मेल ऑफ वेट सोइल आफ्टर रेन, ठीक है। एक काफ़ी यूनिक वर्ड है, आप वो वर्ड ढूंढना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि सेटिंग बना हुआ है, मूड बना हुआ है लिखने का। अब जो भी आप लिख रहे हो, बेशक उसका मीनिंग हो नहीं हो, कोई पर्पस हो नहीं हो, आपको वो चीज़ लिख देनी चाहिए। फिर ऑथर ये बता रहे हैं कि वो रेन्स के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं कि जब बारिश हो तो उस जो इन्वायरमेंट बनता है उसको एंजॉय कर सकें। आई विश इफ देयर वॉज अ वे
Just like rains wash away the dust from the leaves, to have all the unhappiness washed away from our hearts as well. यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, वो एक कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, उनकी चाहत ये है कि जिस तरह से बारिश डस्ट को वॉश कर देती है, जैसे पत्तों पे जो डस्ट जमा हो जाता है जब बारिश होती है तो वो डस्ट धुल जाता है, हट जाता है, उसी तरह से काश कोई ऐसा रास्ता होता, कोई वे होता जिससे हमारे दिल में जो उदासी है वो भी वॉश हो जाए, वो भी हट जाए। ठीक है। I wish that if after a fight or after saying or hearing hurtful words, we could just step into the shower and let it all wash away and start afresh. वो क्या कह रहे हैं कि उनकी कामना है कि कभी लड़ाई के बाद या जब लड़ाई हो रही है हमने कुछ ऐसा कह दिया या ऐसा सुन लिया सामने वाले से जो हमारे दिल को हर्ट कर गया, दुख दे गया, तो काश ऐसा होता कि ये होने के बाद हम बस शावर में जाते और जो पानी हमारे ऊपर गिरता वो इन सारे हर्ट को हमारे दिल से वॉश कर देता और हम फिर से स्टार्ट कर पाते। तो यहाँ पे क्या है, ऑथर के मन में फिर से उन्होंने उदासी की ही बात की है कि जो पहला पैराग्राफ था उसमें भी उन्होंने उदासी की ही बात कही थी कि कुछ रास्ते हैं जहाँ पे ना चलना बेटर है, कुछ जगह को भुलाना ही बेटर है, मतलब वहाँ भी उदास थे कि वहाँ पे जाके उनको उदासी ही मिलेगी। तो दिल में उनकी जो उदासी है वो यही रेन को ऑब्जर्व करके यही कह रहे हैं कि जैसे रेन पत्तों पे से धूल को हटा देती है, काश एक ऐसा रास्ता होता जिससे हमारे दिल में जो दुख है, जो दर्द है, वो भी वैसे ही हट जाता। कोई हमारी लड़ाई हो गई किसी से, हमने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको हर्ट, जिस वर्ड्स ने सामने वाले को हर्ट कर दिया या सामने वाले ने हमें बोल दिया, हमें हर्ट कर दिया, तो हम बस शावर में जाएं और जैसे ही पानी हमारे ऊपर गिरे वो सारा हर्ट ख़त्म हो जाए, फिर से हम स्टार्ट कर सकें। तो ये है ऑथर की चाहत, ऑथर का विश, ऑथर का डिज़ायर। अब आपको याद आया कि डिज़ायर से एक क्वेश्चन था। ठीक है, आते हैं हम उस क्वेश्चन पे, देखते कहाँ पे था। हाँ, ऑथर का डिज़ायर क्या है? टू स्केप द इफेक्ट्स ऑफ द रेन। रेन का जो इफेक्ट है उससे बचना। तो रेन के इफेक्ट से बचना नहीं चाहते हैं ऑथर। ऑथर ये जरूर कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि रेन के उतने बड़े फैन नहीं है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि वो ट्राई करते हैं रेन को एंजॉय करने का। जो रेन जब बारिश होती है तो जो आपका जो समा बनता है, जो आपकी जो इन्वायरमेंट बन जाता है, उसको एंजॉय करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि वो भागना नहीं चाहते हैं, वो तो और ट्राई कर रहे हैं कि एंजॉय करूं। तो ये गलत हो गया। टू फॉरगेट द मेमोरीज एसोसिएटेड विद टी। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि जितनी भी मेमोरीज हैं उसको वो भूल जाएं जो टी के साथ जुड़ी है। ठीक है, तो देखो इसको हमें निगेट करना पड़ेगा क्योंकि गलत है। गलत इसलिए है कि ऑथर की चाहत क्या है कि दिल में जो अनहैप्पीनेस है वो चला जाए और वो फिर से स्टार्ट कर सके। वो ये नहीं कह रहे कि मैं मेमोरी भुला दूं, मेमोरी तो उनको याद आ रही है, वो मेमोरी सैड है, हर्टफुल मेमोरी है, वो खुद को भी उनको मन करता है कि जाके वो पेज फिर से खोल के पढ़ ले, बट हम उनको पता है कि पढ़ के कुछ नहीं होगा, कोई होपफुल चीज़ नहीं होगी और दर्द मिलेगा। बट वो ये नहीं कहते हैं कि मैं जितनी भी मेमोरीज़ हैं जो चाय से मुझे आती है मैं सबको भूल जाऊँ। भूलने का वो नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि मेमोरी से जो एसोसिएटेड जो पेन है, जो सैडनेस है, वो मिट जाए। तो ये गलत है। टू बी एबल टू वॉश अवे इमोशनल पेन, हाँ ये हमारा सही आंसर होगा कि इमोशनल पेन ही तो है। देखो सैडनेस क्या है? इमोशन है। हर्ट क्या है? इमोशन है। इमोशन से ही पेन हुआ है। ठीक है, दो तरह के पेन होते हैं, एक होता है फिजिकल पेन जो हमें फिजिकली महसूस होता है, जैसे हमें चोट लग गया, हाथ पे या पाँव पे चोट लग गया, कहीं भी चोट लग गया तो फिजिकल पेन होता है। एक होता है इमोशनल पेन जो हमें अंदर से महसूस होता है, जब हम सैड हो जाते हैं, हम और मतलब हम रोने लगते हैं, तो हमारा क्या होता है उसमें हमारा इमोशंस इन्वॉल्व होता है। तो इमोशनल पेन की ही बात की है ऑथर ने कि जो सैडनेस उनके अंदर है, जो इमोशनल पेन जो जुड़ा है उस सैडनेस है, उसको वो हटाना चाहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर है। टू बी एबल टू राइट मीनिंगफुल पोइट्री, ये उनकी जो चाहत ही नहीं है कि वो पोइट्री लिखें बहुत मीनिंगफुल, ऐसा तो कुछ उन्होंने कहा ही नहीं है। तो ये गलत है। टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। अब फ्रेश स्टार्ट की बात तो कही है कि सारा हर्ट खत्म हो जाए, सारा दुख चला जाए और फिर से स्टार्ट कर सके, बट दूसरे जगह जाके स्टार्ट करने की बात नहीं कही है। ये भी गलत है।
आगे पढ़ते हैं। द स्मेल ऑफ द स्पाइसेस ब्रूइंग फॉर अ कप ऑफ टी, इट्स मोर और लेस लाइक द स्मेल ऑफ योर मदर asking you to wake up on a winter morning when the sun has not yet risen and birds have just started to sing that hymn। अब यहाँ पे जब चाय बनती है, जब चाय ब्रू होती है, ब्रू का मतलब होता है बनना, तो मसालों स्पाइसेस की स्मेल आती है। तो ऑथर कह रहे हैं कि उस स्मेल कुछ कुछ हद तक उनके मम्मी के स्मेल की तरह है, जैसे उनकी मम्मी स्मेल करती थी उसकी तरह है। जब वो आके आपको एक विंटर के मॉर्निंग में सुबह उठाती थी, उस टाइम पे जब सूरज भी नहीं उगा होता था और जो बर्ड्स थे उन्होंने बस बर्ड्स जस्ट उठी होती थी और वो चहचहाना उन्होंने शुरुआत किया होता था, उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ भी ऑथर रिमेंबर ही कर रहे हैं कि जो चाय बनती है तो जो खुशबू आती है वो उनको उनकी मम्मी की याद दिलाती है कि कैसे वो विंटर के मॉर्निंग में उनको उठाती थी, बहुत सवेरे उठाती थी क्योंकि सूरज भी उस टाइम नहीं जगा होता उगा होता था और चिड़िया जस्ट निकली होती थी दुनिया में, चहचहाना उन्होंने शुरू किया होता था। तो बहुत सुबह की बात हो रही। A cup of tea belongs to rainy afternoons, no matter whether you are having it in a fancy cup sitting inside the office or in a kulhar under a tin roof or in a glass tumbler outside a खोखा। अब वो कह रहे हैं कि जो चाय की प्याली होती है वो बिलोंग करती है रेनी आफ्टरनून्स को ही। मतलब कहने का मतलब क्या है कि चाय की प्याली को सबसे जो उसका जो पूरा एंजॉय आप कर सकते हो वो एक रेनी आफ्टरनून्स के दिन ही कर सकते हो। रेनी आफ्टरनून्स मतलब जो दिन का टाइम है और बारिश हो रही है, वो सबसे परफेक्ट टाइम होता है ऑथर के हिसाब से कि आप उसमें चाय की प्याली को एंजॉय कर सकते हो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, कोई बहुत सुंदर सा कप है उसमें पी रहे हो, या फिर आप एक कुल्हड़ में पी रहे हो चाय को, टिन का रूफ है उसके अंडर, या फिर आप एक ग्लास के टम्बलर में पी रहे हो, ग्लास की छोटी सी ग्लास का बना होता है उसमें, शीशे की ग्लास में पी रहे हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। पीने का सबसे जो बेस्ट टाइम है चाय वो है रेनी आफ्टरनून। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि बिलोंग ही करता है रेनी आफ्टरनून को चाय, कप ऑफ टी। Every time you bring it close to your lips and smell it and take the first sip, you will remember that beautiful midsummer evening, the paper and the scribbled notes, and thus the first cup of tea in the morning। अब यहाँ पे ऑथर फिर से वो कह रहे हैं कि जब भी वो उस चाय की प्याली को अपने करीब लाते हैं तो उस चाय का जो स्मेल होता है, जो टेस्ट होता है, वो फिर से उनको उसी मिड समर इवनिंग, ब्यूटीफुल मिड समर इवनिंग की याद दिलाता है, उस पेपर की याद दिलाता है, पेपर पे जो लिखा हुआ जो नोट था इसकी याद दिलाता है, और जो पहला उन्होंने मॉर्निंग में जो पहला कप ऑफ टी था उसकी याद दिलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पैसेज। तो पैसेज पूरा हो गया, बाकी के आंसर्स कर लेते हैं। हाउ डज द ऑथर व्यू द एक्ट ऑफ राइटिंग इन द पैसेज। ठीक है, तो ऑथर ने कहा है कि राइटिंग मतलब लिखो, यहाँ पे से हमें वो थोड़ा सा मिला है। ऑथर ने कहाँ पे कहा है, यहाँ पे कहा था कि it may or may not have any meaning but it is still worth penning। मतलब मीनिंग हो या ना हो, इंपॉर्टेंस हो या ना हो, लिखना चाहिए, ये कहा है ऑथर ने। तो एज अ मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग फैक्ट्स विदाउट इमोशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सिर्फ फैक्ट राइटिंग को फैक्ट्स लिखने के बराबर होता है। देखो फैक्ट क्या होता है, जो सामने देखा लिख दिया, जो भी सामने हो रहा है, तो वो उनको लगता है कि यही राइटिंग है कि सामने जो हो रहा है, जो फैक्ट्स, जो ट्रुथ है उसको लिख दो, इमोशंस इन्वॉल्व ना हो। तो देखो ये गलत होगा, क्योंकि देखो पूरा पैसेज में ही ऑथर ने काफ़ी इमोशनल वे में चीज़ों को कन्वे किया है, इमोशंस उनके अंदर दिख रहे हैं। दूसरी बात कि वो अपने थॉट्स को लिखने की बात कर रहे हैं, जो सामने फैक्ट, जो ट्रुथ है उसकी बात नहीं कर रहे, उनके मन के अंदर जो थॉट आ रहे हैं उसको लिखने की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्स वाला पार्ट भी गलत हो गया। एज एन ऑब्लिगेटरी टास्क दैट होल्ड्स नो पर्सनल सिग्निफिकेंस। एज एन ऑब्लिगेटरी टास्क मतलब कि ऑब्लिगेशन है, लिखना ही है आपको, किसी ने कह दिया लिखना है अब आपको, चाहे वो अब मतलब लिखना है और कोई पर्सनल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब वो जो लिख रहे हो वो आपके लिए उसकी कोई मीनिंग नहीं है, आपके लिए आप उससे मतलब नहीं रखते, बस किसी ने कह दिया आप लिखना है। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ऑथर ने कहा है कि मे बी मीनिंग हो, मे बी मीनिंग ना हो, अपने थॉट्स को लिखना चाहिए। ठीक है, तो खुद से लिखना चाहिए, ये नहीं कि कोई सामने से कह रहा है, आपको ऑब्लिगेशन दे रहा है कि नहीं लिखना है, चाहे वो चीज़ आपके लिए नहीं सिग्निफिकेंट है। एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। हाँ, ये हमारा आंसर सही होगा। उन्होंने कहा है कि राइटिंग क्या है कि एक जरिया, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो, चाहे वो सिग्निफिकेंट हो या ना हो। तो बिल्कुल सही है।
एज अ फॉर्म ऑफ स्केप फ्रॉम पेनफुल इमोशंस, नहीं, ये तो ऑथर ने नहीं कहा है कि राइटिंग को वो एक पेनफुल इमोशंस से छुटकारा पाने के लिए लिखते हैं वो, कि उनके लिए लिखना क्या है कि जब भी उनके अंदर पेनफुल इमोशंस आते हैं, सैडनेस आता है, एंगर आता है, तो वो लिखते हैं और वो इमोशंस चले जाते हैं। ऐसा तो कुछ कहा नहीं है ऑथर ने, तो गलत है। एज अ वे टू प्रेजेंट वन सेल्फ टू द वर्ल्ड थ्रू फॉर्मल लैंग्वेज, मतलब खुद को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करना फॉर्मल लैंग्वेज में। तो फॉर्मल लैंग्वेज की पहले तो बात नहीं कही है, ठीक है, कि किस तरह का लैंग्वेज यूज़ करना है। सेकंड की थॉट्स को लिखना है, ऑथर ने इतना नहीं कहा है कि आपको वो थॉट्स लिख के सबके सामने लेके जाना ही है, खुद के लिए भी लिख सकते हो आप। तो ये वाला पार्ट भी गलत है। आपका आंसर क्या है? सी। ठीक है, तो ये जो था काफ़ी कुछ कुछ ऑप्शंस क्लोज थे, तो लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है अच्छे से पैसेज को, तो आपने आराम से ये आंसर, क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। ठीक है, ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको क्लास हेल्पफुल लगा होगा। और किसी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं तो एक बेटर वे में बताता हूँ आपको। बेटर वे क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वो डाउट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ मैं जल्दी रिप्लाई कर पाऊँगा। क्या है वो ग्रुप का नाम? उस ग्रुप का नाम है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क। ठीक, तो इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है, टीजी ग्रुप है ये टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो क्लास का क्वेश्चन हो या हमारे मॉक्स लगा रहे हो आप, हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हमारे फ्री टेस्ट दे रहे हो, उसका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट लेके अपने क्वेश्चन के साथ, अपने डाउट के साथ इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे अगर इंग्लिश का है तो मैं कर दूंगा, ठीक है, दीप्ति मैम कर देंगी। अगर किसी और सब्जेक्ट का है तो वो जो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट के, रीजनिंग के, जीए के, क्वांट्स के, वो वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखो यहाँ पे आपका डाउट सॉल्विंग तो होता है, साथ में आपको क्विज भी होता है सारे ही सब्जेक्ट्स का, तो आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपका वहाँ से जीए, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे वे में पिक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, जो आपके लिए याद करने में आपको बहुत ईजी होगा और जो एक एग्ज़ाम में काम भी आएगा। तो ये भी होता है। कोई भी आपका इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाती है, जैसे क्लास का सेशन नोटिफिकेशन हो गया, या कोई वैकेंसी आई है या चेंजेस हुए किसी चीज़ में, सब पे वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे मिलता है आपको, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी डाउट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हुआ, क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको मिल जाएगा, बस आप मांग लेना या तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, एक मिनट। और अभी एग्ज़ाम प्रेप सेल चल रहा है, तो अगर आपको मॉक्स लेना है, आपको पीडीएफ कोर्स लेना है, आपको वीडियो कोर्स लेना है, तो आप इस डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो। कूपन कोड लगाना है EPS, 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लेना है मॉक, वीडियो कोर्स लेना है, पीडीएफ कोर्स लेना है या पूरा कॉम्बो लेना है, तो आप इस कोड का, EPS कोड का यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हो। 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद तो SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट 4 अब अवेलेबल हो गया है। ठीक है, आज शाम 5 बजे से कल रात 10 बजे तक अवेलेबल होगा, तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये आपके एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम है, जो रियल एग्ज़ाम आपका होता है, सेम वही एक्सपीरियंस आपको इस टेस्ट को दे के मिलेगा, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, जो और भी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके कंपटीशन में है, वो भी ये देंगे टेस्ट को, तो आपको अपना परसेंटाइल समझ में आएगा, आप देख पाओगे कि कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कितना और अच्छा कर सकते हैं, वो एनालिसिस आपको मिलेगा।
तो आप बिल्कुल ही क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट करना। ये लाइव टेस्ट आपको हर वीक मिलेगा। जैसे अभी क्लर्क प्रीलिम्स है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, तो उसका लाइव टेस्ट है। जब एसबीआई पीओ स्टार्ट होगा उसका लाइव टेस्ट मिलने लगेगा। फिर आपका आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क जो भी एग्जाम होंगे, चल रहे होंगे, उनका लाइव टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप हमेशा ही खुद को रियल कॉम्पिटिशन में इम्प्रूव कर पाओगे, वो मौका हम आपको हमेशा देंगे। ठीक है, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, पढ़ाई अच्छे से करो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।